बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा था टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, बताना जरा। एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर ये है, बी वेक्टर। दोनों के जो एरो की लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। ये भी मान लो कितने यूनिट है, 5 यूनिट। ये भी कितने यूनिट है, 5 यूनिट। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं आपस में, इक्वल हैं, अपोजिट हैं, या कैसे हैं बताओ। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं आपस में, इक्वल हैं या अपोजिट है। मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों का। बताओ नंदिनी, इक्वल है, इक्वल वेक्टर है दोनों। जल्दी बताओ कैसे है, कैसे। अब अलग है, हाँ। हाँ, इसकी इधर है, इसकी इधर है। कैसे है, अपोजिट है। इक्वल भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, फिर कैसे है, फिर कैसे है। बिल्कुल सही। ना तो ये इक्वल है, क्योंकि भाई इक्वल होते तो डायरेक्शन सेम होती ना। और अपोजिट भी नहीं है। मैंने क्या बोला, अपोजिट वेक्टर की डायरेक्शन भी तो अपोजिट होगी ना। एक वेक्टर इधर तो एक वेक्टर इधर हो, या यहां हो ऐसे करके। एक इधर जा रहा हो तो एक इधर जा रहा हो, ठीक है। तो ये ना तो इक्वल है ना ही अपोजिट है। इनको कहेंगे हम अनइक्वल वेक्टर। कैसे वेक्टर है ये, अनइक्वल, इक्वल नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता। देखो, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता। माइनस लगा के लिख सकता हूं क्या, अभी भी नहीं लिख सकता, क्योंकि अपोजिट थोड़ी है। तो ये नहीं लिख सकता ऐसे भी। हाँ, ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके, बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ये तीसरा नंबर का वेक्टर है, अनइक्वल वेक्टर। हेडिंग लिखो, अनइक्वल वेक्टर, असमान सदिश। असमान सदिश। देखो, ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण समान होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण समान होते हैं लेकिन दिशा अलग अलग होती है। विपरीत नहीं लिखवाया देखो मैंने, है ना, अलग अलग होती है। परिमाण समान होते हैं लेकिन दिशा अलग अलग होती हैं, दिशा अलग अलग होती हैं, असमान सदिश कहलाता है। देखो, द वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, which have equal magnitude but unequal directions, but unequal direction is called unequal vector। ठीक है, इसको नोट कर लो जो बोर्ड पे लिखा है, वही जो मैंने बनाए हैं वेक्टर, इनको भी नोट करो। नेक्स्ट आएगा हमारे पास नंबर 4, समांतर सदिश, मतलब पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। देखो समझ लो पैरेलल वेक्टर क्या होंगे। जैसे मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक, और एक दूसरा वेक्टर ये है। अब क्या कहोगे इन दोनों वेक्टरों को, बताओ क्या चीज सेम है, क्या चीज अलग है। डायरेक्शन सेम है, बताओ दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है क्या, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है ना। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। और तुम ये देखो, बीच का इनका गैप क्या है, बिल्कुल बराबर है। बीच में जो गैप है इनके वो क्या है,
इक्वल है। तो पैरेलल किसको बोलते हैं? दो लाइन पैरेलल कब होती हैं? जब बीच का गैप क्या हो? बराबर। तो जब दो वेक्टर ऐसे हो कि मैग्नीट्यूड भले ही अलग अलग हो लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए उनकी? सेम होनी चाहिए, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है तब भी पैरेलल होंगे। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि जो इक्वल वेक्टर होते हैं, इक्वल वेक्टर वो पैरेलल भी होते हैं। बताओ होते हैं नहीं होते हैं? भाई इक्वल वेक्टर कैसे होते हैं? ऐसे। तो ये पैरेलल भी तो है और ये इक्वल भी है, ये दोनों हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि इनके बीच का गैप भी बराबर है और मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, डायरेक्शन और बीच का गैप। अब जब डायरेक्शन बराबर सेम हो जाएगी तो बीच का गैप तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। देखो, अगर गैप चेंज हुआ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो, अब देखो, तो डायरेक्शन सेम कहां रही? तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? परिमाण समान हो या ना हो लेकिन दिशा समान होती है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो या ना हो लेकिन दिशा समान होती है, समांतर सदिश कहलाते। देखो, ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो या ना हो, परिमाण समान हो या ना हो लेकिन दिशा समान होती है, दिशा समान होती है, समांतर सदिश कहलाता है। इंग्लिश में लिखो, द वेक्टर्स विच हैव same direction, which have same direction is called parallel vector। डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, नोट करो, ये डायग्राम बना लो। द वेक्टर्स विच, इसका पैरेलल का सेम हम कौन सा कर सकते हैं? देखो, पैरेलल का उल्टा क्या होगा? एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? एंटी पैरेलल। क्या कर सकता हूं हिंदी में? समांतर का उल्टा? नहीं, असमांतरी तो नहीं होता, विषमांतर, शायद विषमांतर सदिश। असमांतर का मतलब क्या? एंटी पैरेलल भी तो पैरेलल ही होता है, लेकिन एंटी का मतलब क्या होगा अभी बता रहे हैं। देखो समझो, जैसे ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, सही है। दूसरा एक है कौन सा? बी वेक्टर। अब मुझे बताओ, क्या ये पैरेलल नहीं है? पैरेलल तो अभी भी है, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है? डायरेक्शन सेम नहीं है। एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन, तो पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लगेगा? एंटी पैरेलल। अब तुम अगर असमांतर कर देते, असमांतर का मतलब क्या होता? जो समांतर ना हो। तो समांतर तो है, समझ रहे हो? तो विषमांतर। ठीक है, हाँ, लिखो। तो क्या लिखोगे? द वेक्टर्स विच हैव नॉट सेम डायरेक्शन, द वेक्टर्स विच हैव नॉट सेम डायरेक्शन बट पैरेलल टू ईच अदर, बट पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखो, ऐसे सदिश जिनकी दिशा विपरीत होती हैं लेकिन वे एक दूसरे के समांतर होते हैं, जिनकी दिशा विपरीत होती हैं लेकिन वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, सॉरी, एक दूसरे के समांतर होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के समांतर होते हैं, विषमांतर सदिश कहलाते हैं, विषमांतर सदिश कहलाते हैं। 6 लिखो, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। अब देखो इधर बोर्ड पे,
जीरो वेक्टर इसका नाम क्यों है? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा उस वेक्टर को क्या कहा जाएगा? जीरो वेक्टर। ठीक है। अब मैग्नीट्यूड जीरो मतलब एरो की लेंथ कितनी? जीरो। जब एरो की लेंथ जीरो हो गई तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी क्या? मैं किधर बनाऊं बताओ आप? एरो में लेंथ ही नहीं है, तो जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन होगी क्या? नहीं, इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती जीरो वेक्टर। ठीक है। तो फिर इसका यूज क्या क्यों पढ़ रहे हैं इसको, जब इसको हम बना ही नहीं सकते, इसको ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि लेंथ जीरो है, तो कैसे किसका यूज क्या होगा? तो देखो इसका यूज कैसे होगा। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि 5 में से 5 घटाओ तो आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या ये वेक्टर है जीरो? नहीं, ये भी नंबर था, ये भी नंबर था, तो ये भी क्या आया है? नंबर आया है। लेकिन मान लो अगर मैं तुमसे कहता ए वेक्टर है एक, इसमें से आपको ए वेक्टर ही माइनस करना है, ए वेक्टर में से ए वेक्टर को ही क्या करना है? माइनस, तो आंसर क्या आएगा? जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर है। सही है। अब अगर खाली जीरो लिख दोगे तो वेक्टर को माइनस करके नंबर कैसे आ सकता है? तो नंबर में आता है ना जीरो, तो इसीलिए क्या बनाया गया है? जीरो वेक्टर। कि भाई दो वेक्टर माइनस किए जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? जैसे इसका एक एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे एक एग्जांपल तो ये हो गया, एक और दे देता हूं देखो। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो यहां से चला और यहां से चल के वापस भी यहीं आ गया, यहां से चला था वापस भी यहीं आ गया, तो मैं अगर तुमसे उसका डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो कितना बताओगे? डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका? अरे जहां चला था वहीं आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस। तो कितना आया? जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? जीरो वेक्टर। आंसर क्या आएगा? जीरो वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए जीरो वेक्टर बनाया गया है। तो जीरो वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, लिखो। देखो, ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है, परिमाण शून्य होता है तथा इनकी कोई दिशा नहीं होती, तथा इनकी कोई दिशा नहीं होती। जीरो, ओ सॉरी, शून्य सदिश कहलाते हैं। इंग्लिश में लिखो, द वेक्टर्स विच हैव नॉट, ओ सॉरी, विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, द वेक्टर्स विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, एंड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्यों बनाया गया है जीरो वेक्टर, तो वो हमने आपको समझा दिया। देखो, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7, यूनिट वेक्टर। अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है इतना इंपॉर्टेंट वो भी पता चलेगा अभी। यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक करेंगे इसको। यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, है ना? इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं, देखो अभी मैंने क्या बताया यहाँ जीरो वेक्टर में, जीरो वेक्टर को आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है। खाली अगर मैंने ऐसे पॉइंट बना दिया तो इसको आप जीरो वेक्टर मान लो। मैं हेड भी नहीं बना सकता क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं पता ना किधर, लेंथ किधर है उसकी। ठीक है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर कौन से होंगे? यूनिट का मतलब क्या है? एकांक, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड एक होगा। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1, उनको क्या कहते हैं? एकांक सदिश कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। और जिनका जीरो होता है वो जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर डायरेक्शन नहीं बता पाएगा। बताओ, जीरो वेक्टर कोई बता पाएगा डायरेक्शन? नहीं। लेकिन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बता सकता है। कैसे? अब ये पॉइंट है, अभी ये पॉइंट जीरो वेक्टर है मान लो अभी। ठीक है।
अगर एक यूनिट भी लेंथ बनेगी तो जिधर भी लेंथ खींचूंगा उधर ही डायरेक्शन आ जाएगी वेक्टर की। बताओ, तो जैसे मान लो मैंने एक यूनिट लेंथ इधर बना दी, तो इधर फिर आप हेड लगा सकते हो, तो ये डायरेक्शन पता चल गई तुम्हें तो वेक्टर की, है ना। सेम अगर मैं एक यूनिट लेंथ ऐसे ऊपर बना देता, तो एक यूनिट से तो डायरेक्शन पता चल सकती है ना, जीरो से नहीं पता चल सकती। तो यूनिट वेक्टर वो होंगे जिनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और जिसका यूज क्या होगा, ये किसी भी वेक्टर की क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं। तो जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन पूछी जाएगी आपसे, आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यूनिट वेक्टर का काम क्या है समझ गए, किसी भी वेक्टर की क्या बता सकता है, डायरेक्शन बता सकते हैं यूनिट वेक्टर। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे बताते हैं, वो सब आगे आएगा चैप्टर, ठीक है। डेफिनेशन लिखो, लिखो द वेक्टर्स विच हैव द वेक्टर्स विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड द वेक्टर्स विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, दैट इज वन मैग्नीट्यूड, है ना, एक ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो वन। द वेक्टर्स विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। It is used to describe the direction. It is used to describe the direction of any vector. Describe the direction of any vector. किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखो, ऐसे सदिश, एनी वेक्टर, ऐसे सदिश जिनका परिमाण इकाई होता है, इकाई मतलब एक, ब्रैकेट में लिख लेना एक, ऐसे सदिश जिनका परिमाण इकाई होता है, एकांक सदिश कहलाते हैं। एकांक सदिश कहलाते हैं। एकांक सदिश का उपयोग एकांक सदिश का उपयोग किसी भी सदिश की दिशा बताने के लिए किया जाता है। किसी भी नहीं लिखो, किसी लिखो, भी काट दो, जीरो वेक्टर की तो नहीं बता सकते ना इससे। किसी सदिश की दिशा बताने के लिए किया जाता है। इसे इसे ऐसे लिखो, ये वाला चिन्ह बनाओ, इसे ये चिन्ह बनाओ, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसको कैप बोलते हैं, कैप। इंग्लिश में लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये वाला साइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, है ना, कैप। अब जरा बोर्ड पे देखो, जरा एक मिनट मेरे साथ, है ना, इधर देखो जरा। हाँ भाई, कोई भी मेरे पास वेक्टर है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो, जरा एक मिनट बोर्ड पे देखना जरा इधर, तो समझो जरा ध्यान से। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को मैं कैसे लिखता हूं, उसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं, है ना, नंबर यूनिट, और उसके साथ क्या लिखता हूं, उसकी मैं डायरेक्शन लिखता हूं, तभी तो वो वेक्टर बनेगा। खाली मैग्नीट्यूड लिख दूंगा तो स्केलर रहेगा ना, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लिखूंगा तभी तो वो क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। सही है। मान लेता हूं कोई ए वेक्टर क्वांटिटी है, एग्जांपल के लिए ए ले लिया मैंने, तो ए वेक्टर है तो ए के ऊपर वेक्टर लगा दिया मैंने, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कैसे दिखाऊंगा इसका, ऐसे करके दिखा सकते हो भैया, या चाहो तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, सिंगल ए लिख दो, वो भी मैग्नीट्यूड ही होता है, समझ रहे हो ना। या तो ऐसे लिख दो या कैसे लिख दो, खाली ए, ये भी तो मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड की जगह मैंने ये लिख दिया, और अब क्या चाहिए इसकी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन बताते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर पे क्या लगता है, कैप। यानी ए वेक्टर की अगर तुम्हें डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या लिखोगे, ए, और ए के ऊपर क्या लगाओगे,
तो ये वाला पार्ट क्या बता रहा है इसका, मैग्नीट्यूड, और ये वाला पार्ट क्या बता रहा है बताओ, डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए कैप, या इसको चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर इक्वल टू इसकी जगह पूरा क्या लिख दो, ए और ए कैप। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नोट करो उसको जल्दी। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, वेक्टर को कैसे लिख दिया हमने, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। सही है। ये ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, किसका, ए वेक्टर का। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन। समझा दिया अभी मैंने कैसे बताएगा डायरेक्शन। अच्छा, अगर आपको यहां से निकालना हो, अगर ये ए कैप, तो कैसे निकालोगे, ये ए कहाँ चला जाएगा इसके, या ये वाला ब्रैकेट वाला कहाँ चला जाएगा इसके, किसी को भी ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है ना, इसको ले जाओ। तो ए कैप अगर मुझे निकालना है, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ये मुझे निकालना है, तो मुझे ए वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर निकालने का। सही है। कैसे निकालना है, देखो, ए वेक्टर ऊपर लिखना है और उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको नोट कर लो। यूनिट वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। ठीक है, तो जीरो वेक्टर हो गया, आपने यूनिट वेक्टर समझ लिया, इसका यूज समझ लिया, इसका फॉर्मूला समझ लिया। अब हमारे पास एट्थ टाइप का वेक्टर आएगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या होते हैं देखो, समझो, हेडिंग लिखो। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस पे भी लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये वाला टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें यूनिट वेक्टर आ गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्शन बताएगा, यूनिट वेक्टर का काम डायरेक्शन बताना। तो ये भी तो यूनिट वेक्टर ही है। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब क्या है इसका, देखो इधर हमारे पास कितनी एक्सेस होती हैं, कितनी एक्सेस होती हैं बताया था आपको, तीन या दो, एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है, और बोलो, जेड भी तो होती है जो बाहर की तरफ आती है, उसको भूल रहे हो क्या। तो ये कौन सी एक्सेस आ गई, ये अब ऐसे बनाई है मैंने, लेकिन ये है कैसे, ऐसे बाहर है ना। ये कौन सी एक्सेस है, जेड एक्सेस। ठीक है, अब बताओ ये तीनों एक्सेस एक दूसरे से कितने एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। एक्स वाई के साथ 90 पर है, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90। वाई जेड के साथ 90, और एक्स जेड के साथ भी 90, तीनों 90 डिग्री पे होती है। सही है, 90 डिग्री पे होने की वजह से ही ये वर्ड जुड़ा है, क्या, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो तीनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। सही है। अब मान लो कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जा रहा है, कौन से एक्सिस पे, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, एक्स एक्सिस की तरफ। सही है, तो एक्स एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन है, उसको बताने के लिए मैं यूज करूंगा आई कैप। किसका यूज करूंगा, आई कैप। आई कैप का मतलब पार्टिकल कहां जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। सही है, डायरेक्शन बता दिया आई कैप ने। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा आप बताओ, अगर मान लो वो वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, फिर क्या यूज करोगे आप भैया, तो मैं यूज करूंगा जे कैप। क्या यूज करूंगा, जे कैप, वाई के लिए जे। मान लो भैया वो जेड एक्सिस की तरफ बाहर आ रहा है, तो क्या यूज करूंगा मैं, के कैप, आई जे के। सही है, तो ये जो आई जे के ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बता रहे हैं, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे भी है। तो इन आई जे के को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आई जे के को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ओयूवी। सही है, ऑर्थोगोनल क्यों आया समझ गया, यूनिट वेक्टर क्यों आया समझ गया, क्योंकि क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी ऐसे दी हुई है 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है इसका, 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड, 20 तो उसका मैग्नीट्यूड है, और आई कैप क्या है उसकी डायरेक्शन। यानी ये कार की वेलोसिटी अगर इतनी दी है, तो तुम समझ गए कि कार कहां जा रही है,
20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्स एक्सेस में जा रही है। तो आई कैप ने क्या बताया, उसकी क्या बताया, डायरेक्शन को बताया। ठीक है, और सुन लो, ये जितने भी हैं ये यूनिट वेक्टर हैं। आई कैप हुआ, जे कैप हुआ, के कैप हुआ, ये यूनिट वेक्टर ही तो है। तो यूनिट वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आना चाहिए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है, अरे मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का, वही तो होता है, अभी तो डेफिनेशन में लिखवाया था, कितना होता है, 1। तो आई जे के का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। सही है, नोट करो उसको। हाँ डेफिनेशन है, छोटी सी लिख लो, देखो एक्स कोमा वाई, हाँ हिंदी में, एक्स कोमा वाई तथा जेड अक्षों की दिशा में लिए गए, आई कैप, कैप लगा देना, दिशा में लिए गए आई कैप कोमा जे कैप तथा के कैप, आई कैप कोमा जे कैप तथा के कैप हेडिंग है, आई कैप जे कैप तथा के कैप हेडिंग है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, द यूनिट वेक्टर्स, आई कैप जे कैप एंड के कैप, द यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप एंड के कैप along the x y and z axis, are called heading, यहाँ पे ये कर लिया आपने, नोट कर लिया पहले, ये बना लिया। अगर x एक्सिस में जा रहा है तो आई कैप लगाएंगे, लेकिन अगर वो इधर गया तो क्या लगाओगे, माइनस एक्स में गया तो क्या लगाओगे, मान लो पार्टिकल जरूरी इधर ही जाएगा, वो इधर भी तो जा सकता है इधर, तो इधर एक्स होता है, इधर माइनस एक्स होता है, तो इधर आई होगा तो इधर क्या होगा, माइनस आई कैप। सही है, ऐसे ऊपर के लिए जे कैप है तो नीचे के लिए क्या होगा, माइनस के जे कैप, आगे के लिए के कैप है तो पीछे के लिए क्या होगा, बोलो, माइनस का के कैप, माइनस लग जाएगा इन पे भी। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है वी वेक्टर इक्वल टू माइनस का टेन आई कैप, तो मतलब तुम समझ गए अब कि कहाँ जा रहा है वो, इधर माइनस एक्स, तो माइनस लगा हुआ है ना, वेक्टर पे माइनस लगने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, बताया था, वेक्टर पे माइनस लगेगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन। इनको भी लिख लो माइनस वालों को। चलो एक और लिखो, ये समझ में आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऑर्थोगोनल न्यूटन वेक्टर, इनका हम यूज करेंगे आगे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट लिखो नंबर 9, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिश, समतलीय सदिश, नाम से क्लियर है, कैसे वेक्टर है, कोप्लेनर, प्लेन तो समझाया था ना मैंने तुम्हें, प्लेन क्या होता है, जैसे इसमें कितने प्लेन है, देखो एक ही एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, है ना, ऐसे करके है ना। अगर दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन, प्लेन चेंज नहीं हुआ है उनका, तो क्या कहलाएंगे वो प्लेनर कहलाएंगे। जैसे ये बोर्ड को मान लो एक प्लेन है, ठीक है, अब डायरेक्शन किधर भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे एक वेक्टर ऐसा बना दिया मैंने, एक वेक्टर ऐसा बना दिया, एक वेक्टर ऐसा बना दिया, तो ये सबके सब मैंने किस पे बनाया है, बोर्ड पे ही तो बनाया है ना, एक ही प्लेन में तो है, तो सबके सब क्या है, को प्लेनर। ठीक है, तो भैया जो नॉन को प्लेनर होता है वो कैसे बनाते तुम, वो मैं बना ही नहीं सकता बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड तो प्लेन है ना, बोर्ड पे जो भी वेक्टर बनाऊंगा वो को प्लेनर बनाऊंगा, लेकिन फिर भी हम बना सकते हैं, देखो किस तरह से, देखो अब तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर मैं जहां भी ऐसे बनाऊं क्रॉस,
क्रॉस का मतलब है अंदर जाने वाला वेक्टर, इनवर्ड। ये कौन सी डायरेक्शन है? अंदर। जैसे एरो अगर अंदर है तो पीछे से देखोगे तो ऐसे क्रॉस दिखेगा। एरो अगर अंदर जा रहा है तो पीछे से देखो तो कैसे दिखेगा? क्रॉस। और अगर मैं ऐसे पॉइंट बना के दिखाऊं तो इसका मतलब है कौन सा? आउटवर्ड। सामने से देख रहे हो एरो को तो पॉइंट दिखेगा बस। सही है। तो अब मैंने इसमें मान लो एक वेक्टर ये बना दिया, अंदर जा रहा है बोर्ड के, डी वेक्टर। और एक वेक्टर ऐसे बना दिया, ई वेक्टर। तो अब बताओ कौन कौन से कोप्लेनर है? ए बी सी कोप्लेनर है। ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। ये तीनों कोप्लेनर हो गए। बताओ ये डी बी के साथ कोप्लेनर है क्या? बी तो बोर्ड पे है और डी कहाँ है? अंदर। तो अंदर मतलब इधर वाले प्लेन पे हुआ ना ये तो। ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड। वाई जेड प्लेन पे हुआ ना ये तो, है ना अंदर वाला। और बाहर वाला भी किस पे हुआ? ये भी वाई जेड प्लेन पे हुआ, है ना। यानी डी और ई वो प्लेनर है, लेकिन वो इनके साथ नहीं है, आपस में, है ना। तो डी एंड ई भी क्या है आपस में? कोप्लेनर। सही है। तो लिखो द वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम प्लेन, द वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम प्लेन। तुम भी ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने बोर्ड में, मेरा भी तो बोर्ड तुम्हारी कॉपी जैसा ही है। मेरा बोर्ड कौन सा 3D है बाहर को? अरे यार ये क्या बात हुई? जैसा बोर्ड है वैसी कॉपी है। हाँ, द वेक्टर्स विच लाई ऑन द सेम प्लेन। पंडित जी सोच रहे हैं मैंने 3D में बना दिया बोर्ड पे, कॉपी में नहीं बन पाएगा ऐसे। विच लाई ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। लिखो ऐसे सदिश जो एक ही तल में होते हैं, ऐसे सदिश जो एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, समतलीय सदिश कहलाते हैं। एक ही तल में होते हैं, समतलीय सदिश कहलाते हैं। ठीक है भाई। तो ये बस 9 टाइप के हमारे पास वेक्टर हैं। ठीक। अगर शुरुआत से देखें तो सबसे पहले इक्वल आया था, फिर अपोजिट आया, फिर अनइक्वल आया, फिर पैरेलल आया, फिर एंटी पैरेलल आया, फिर जीरो आया, फिर यूनिट आया, फिर ऑर्थोगोनल यूनिट आया, और फिर ये कोप्लेनर आया। ठीक है। इतने टाइप के वेक्टर होते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है। ये सब चीजें अब हमें वेक्टर में सीखनी है। ठीक। उसको अब हम कल डिस्कस करेंगे।